गुड इवनिंग स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। ठीक है, अभी तक के लेक्चर में जितने भी लेक्चर थे, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के बारे में, किस तरीके से हमारे इलेक्ट्रोलाइट का फंक्शन क्या होता है और किस तरीके से ये मूवमेंट करते हैं। जैसे कि हमने ऑस्मोसिस देखा था, डिफ्यूजन देखा था और टाइप ऑफ हमने फ्लूइड देखा था, जिसमें कि हमने आइसोटोनिक देखा था, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। ठीक है, तो हमने उनके कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से हमने अलग अलग फ्लूइड के बारे में डिस्कस किया था, राइट। तो जैसा हमको एडवाइस करते हैं डॉक्टर, उसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट का कंडीशन देख करके उसको फ्लूइड एडवाइस दे देते हैं। फिर हमने उसके बाद कुछ देखा, जैसे एल्कलाइन हो गया, एसिडिक नेचर हो गया, पीएच वगैरह, इसके बारे में प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम आगे का कंटिन्यू करने वाले हैं फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। मेनली हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के बारे में। चलिए, तो लेक्चर को हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हमारा इसमें आता है हाइपोवोलेमिया। हाइपोवोलेमिया, हाइपो मींस कम होता है, जैसे कि आप सभी को पता है, हाइपो होना डेफिशिएंट होना, डिक्रीज होना, राइट। हाइपोवोलेमिया, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट, इसका मीनिंग क्या होता है? फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट। क्या होता है हाइपोवोलेमिया? मींस फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट, आपकी बॉडी में फ्लूइड की जो वॉल्यूम है उसकी मात्रा कम हो जाना, फ्लूइड की कम होना, ठीक है, डिक्रीज हो जाना, कम हो जाना, लो हो जाना, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोवोलेमिया। अब इसके बाद एक और वर्ड आता है हाइपो मींस, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, कम होना, डिक्रीज होना, डेफिशिएंट होना। अब दूसरा आता है हमारा हाइपरवोलेमिया। इसका मीनिंग होता है फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज होना, ये हमारा सेम रहेगा। डेफिशिएंट की जगह आप यहाँ पर एक्सिस लिख सकते हो, एक्सिस, फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ जाना, इंक्रीज हो जाना, ज्यादा हो जाना, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? हाइपरवोलेमिया। ठीक है, आई होप इतना आया होगा। फिर कुछ इलेक्ट्रोलाइट जिनके इम्बैलेंस होता है, इस कंडीशन में हम देखते हैं, जैसे कि हो गया हमारा पोटेशियम, हो गया हमारा क्लोराइड, हो गया राइट, सोडियम हो गया। तो इनका डेफिशिएंट होने की वजह से जो एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम इनको एक टर्मिनोलॉजी देते हैं, जिनको हम उसके नाम से जानते हैं, तो हम उसके बारे में देख लेते हैं। ये एग्जाम में भी पूछ लेते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। चलिए, तो हमारा फर्स्ट यहाँ पर टर्मिनोलॉजी आता है हाइपोनेट्रेमिया। क्या आता है स्टूडेंट? हाइपोनेट्रेमिया। हाइपो का मीनिंग मैंने अभी बताया आपको, कम हो जाना, नेट्रेमिया मतलब आपका सोडियम। हाइपो मीन्स क्या हो गया आपका? डिक्रीज हो जाना, डेफिशिएंट हो जाना, किसका? सोडियम का। सोडियम का, सोडियम का मात्रा कम होना, उस कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में? हाइपोनेट्रेमिया। ठीक, और ये हाइपर हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, हाइपर, तो हम इसको क्या बोलते हैं? हाइपर नेट्रेमिया से हम इसका, इसमें ये हमारा साइन है डिक्रीज होने का, बढ़ जाने का, ठीक है, एक्सेस हो गया इसमें। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? हाइपरनेट्रेमिया। ठीक है, एक बार और बताता हूँ। नेट्रेमिया मीन्स आपका सोडियम, हाइपो मीन्स हो जाता है कम, हाइपर हो जाता है ज्यादा हो जाता है। तो हम किसको यूज करते हैं वर्ड को? हाइपर ज्यादा के लिए, हाइपो कम के लिए। नेट्रेमिया स्टैंड फॉर हमारा ये सोडियम, राइट। तो ये दोनों हमने देखा है।
मोर देन आपका जो नॉर्मल रेंज है उससे ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो इसको हम क्या बोल लेंगे, हाइपरनेट्रेमिया। कम हो जाएगा तो हाइपोनेट्रेमिया। चलो दूसरा फिर हमारा आता है पोटेशियम डेफिशिएट। ये तो होगी हमारी सोडियम की बात। अब आता है हमारा पोटेशियम, जो कि हमारा कैसोल होता है। पोटेशियम का करेक्शन हॉस्पिटल सेटअप में देते हैं जिस पेशेंट को भी कम हो जाता है। पोटेशियम डेफिसिट, इसको हम क्या बोल रहे हैं, हाइपोकैलेमिया। HYPO KALEMI, क्या, हाइपोकैलेमिया। पोटेशियम डेफिशिएट को हम क्या बोल रहे हैं, हाइपोकैलेमिया। पोटेशियम आपका कितना कम हो जा रहा है, हाइपो का यहाँ पर मैंने अभी मीनिंग बताया आपको, कम। कैलेमिया इंडिकेट कर रहा है हमारा किसको, पोटेशियम को। तो इस कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं, हाइपोकैलेमिया। ओके, अब इसी की जगह ये हमारा पोटेशियम का मात्रा इंक्रीज हो जा रही है, ज्यादा हो जा रही है, तो हम उस कंडीशन को क्या बोल रहे हैं, हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया मतलब कि हमारे बॉडीज में हमारे हाइपोकैलेमिया मीन्स पोटेशियम लेवल ज्यादा हो जाना, पोटेशियम का लेवल इंक्रीज हो जाना, राइट। फिर हमारा दूसरा आता है कैल्शियम डेफिशिएट। क्या आता है, कैल्शियम डेफिशिएट। कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोकैल्सीमिया। क्या बोलते हैं, हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया, राइट। और इसी की जगह इंक्रीज हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, हाइपो मीन्स इधर इसमें कम हो जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है, इस कंडीशन को क्या बोल रहे हैं हम, हाइपोकैल्सीमिया। इसी की जगह यदि इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है, इस कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं, हाइपरकैल्सीमिया। हाइपरकैल्सीमिया। ओके, इतना समझ आया, ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थी टर्मिनोलॉजी, ज्यादातर इनका ही होता है, सोडियम पोटेशियम हो गया हमारा और कैल्शियम, तो इनके बारे में मैंने आपको बताया। आगे का हम इसके आगे का डिस्कस करते हैं, इतना आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इनके बारे में हम डिटेल देख लेते हैं। अभी हमने ब्रीफ इनका इंट्रोडक्शन देखा है, अब हाइपोनेट्रेमिया के बारे में समझ लेते हैं कि भाई इसके हो जाने से, ज्यादा हो जाने से क्या साइन सिम्टम होते हैं, कम हो जाने से कितना होता है, और कितना इसका नॉर्मल रेंज है, तो उससे ज्यादा हो जाएगा तब आपको इसमें साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट आता है हमारा हाइपरनेट्रेमिया। कौन सा, हाइपरनेट्रेमिया। हाइपरनेट्रेमिया, हाइपरनेट्रेमिया इज हायर देन नॉर्मल सोडियम लेवल एक्सीड 145 MEQL। कितना, 145, इसका नॉर्मल रेंज क्या है, इससे ज्यादा यदि हो जाता है, इसको हम किस में करते हैं, इसको मेजर MEQL, MEQ पर लीटर। तो इससे यदि ज्यादा हो जाता है तो हम इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इंक्रीज हो जाता है तो हाइपर नेट्रेमिया।
ठीक है। अब इसकी वजह से ज्यादा होने की वजह से क्या क्या हमको कॉजेस होंगे, क्या क्या साइन सिम्टम हमको देखने को मिलेंगे। अभी पहले हम इसका कॉजेस देखते हैं किस कारण से होता है। गेन ऑफ द सोडियम ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर, आप जो भी पानी पी रहे हैं आप इसमें सोडियम क्लोराइड ज्यादा ले रहे हैं, आप सोडियम की मात्रा ज्यादा ले रहे हैं, राइट। तो उस कंडीशन में भी आपको हाइपोनेट्रेमिया होने के चांस रहते हैं। फिर दूसरा आता है आपका इनएडुकेट वाटर इनटेक, आप ज्यादा पानी नहीं पी रहे हो। आप देखो अब ये कॉजेस कैसे हुआ, ठीक है भाई, ज्यादा पानी नहीं पीने से सोडियम कैसे बढ़ेगा, है ना, सवाल आता है मन में भी, ज्यादा पानी नहीं पिएंगे तो सोडियम कैसे बढ़ेगा। मैं बताता हूँ इसका, क्योंकि देखो आपका रीनल से हमने पहले देखा था कि भैया इसका रीनल क्या करती है, इसको एक्सक्रीट करने का काम करती है, ठीक है, गेन करने का और लूज करने का, लॉस करने का। तो आप ज्यादा पानी नहीं पी रहे हो तो किडनी के थ्रू, आपकी यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट नहीं हो पा रहे हैं क्या आपका सोडियम, राइट। तो आप जितना ज्यादा पानी पियोगे, आप इनटेक लोगे और वो आप किडनी के थ्रू उसको एक्सक्रीट आउट कर दोगे, तो वो सोडियम आपका एक्सक्रीट हो जाएगा। जैसे हम डायूरेटिक देते हैं पेशेंट को तो वो यूरिन के थ्रू निकल जाता है, पर अब पानी नहीं पियोगे तो वो कैसे एक्सक्रीट होगा, कैसे आपकी बॉडी से बाहर निकलेगा। तो सिंपल सा इसका ये लॉजिक है। इनएडुकेट वाटर इनटेक, फर्स्ट हमारा है गेन ऑफ सोडियम इन एक्सेस ऑफ वाटर। gain of sodium in excess of H2O, जो आप पानी पी रहे हैं उसमें सोडियम की मात्रा ज्यादा है। फिर दूसरा आता है हमारे इनएडुकेट इनटेक ऑफ वाटर, इन एडिक्वेट इनटेक ऑफ वाटर, आप पानी का इंटेक कम कर रहे हो उसकी वजह से। फिर थर्ड वन हमारा आता है इंक्रीज सीरम सोडियम कॉन्सेंट्रेशन, जो आपका सीरम कॉन्सेंट्रेशन है उसकी मात्रा ज्यादा बढ़ने की वजह से, इंक्रीज सीरम सोडियम कॉन्सेंट्रेशन। इंक्रीज सीरम सोडियम कॉन्सेंट्रेशन, ओके। फिर इसका मेडिकल मैनेजमेंट क्या हुआ, अब ये तो हो गया, अब इसको भाई मैनेज भी तो करना पड़ेगा ना। पेशेंट को भाई साइन सिम्टम हो रहे हैं, उसके कॉजेस हो रहे हैं, तो उसको कैसे हम मैनेज करेंगे, वो चीजें हम आगे टॉपिक में कवर करने वाले हैं अभी। तो ग्रेजुअली लॉन्गरिंग ऑफ द सोडियम लेवल बाय द इन्फ्यूजन ऑफ हाइपोटोनिक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, कैसे मैनेज करेंगे भैया अभी देखते हैं। अब हम देख लेते हैं मेडिकल मैनेजमेंट, शॉर्ट में लिख देता हूं, ग्रेजुअली लॉवरिंग ऑफ द सोडियम लेवल बाय द इन्फ्यूजन ऑफ हाइपोटोनिक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। अब क्या करेंगे, जैसे हम नॉर्मल रिंगल लैक्टेट देते हैं या हम सोडियम क्लोराइड देते हैं, तो उसमें क्या होता है हमारा 0.9% सोडियम होता है। 500 ml में कितना होता है 0.9, पहले भी हम बात कर चुके हैं। तो हम उसकी जगह क्या करेंगे, जो हमारा 3% का NS आता है हम उसको प्रेफर कर सकते हैं, या अदर हम इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं। RLNS तो हम देंगे नहीं, DNS में भी देखा जाए तो सोडियम होता है, तो DNS RLNS तो ये छोड़ ही दो, वो तो हम पेशेंट को नहीं दे सकते। उसके अलावा कुछ हमारे मल्टीपल इलेक्ट्रोलाइट आते हैं, केविलाइट वगैरह हो गया, आइसो, तो वो चीजें आप प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे सोडियम इंक्रीज हुआ तो आप क्या कर सकते हो, 0.3 का जो सोडियम क्लोराइड है वो दे सकते हो, या इसकी जगह आप कोई अदर फ्रूट प्रेफर कर सकते हो, डेक्सट्रोज वगैरह भी दे सकते हो। और मेंटेन करने के लिए आपको फिर इंसुलिन देना पड़ेगा, शुगर बढ़ता है तो, या आप इसमें लगा सकते हो। फिर दूसरा मैनेजमेंट इसका क्या आएगा, ये तो हमारा फर्स्ट हो गया कि भाई 0.3 का आप उसको सोडियम क्लोराइड दे सकते हो। अब सेकेंड मैनेजमेंट में हम देखेंगे कि डायूरेटिक आल्सो मे बी प्रेस्क्राइब टू ट्रीट द सोडियम गेन। डायूरेटिक कैसे करेंगे, जैसे मैंने अभी बताया था कि आप डायूरेटिक दे दोगे, डायूरेटिक का काम होता है यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करना, यूरिन आउटपुट को बढ़ा देना। तो सोडियम क्या होगा, आपकी यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाएगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा सोडियम, ठीक है, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो सोडियम आपकी बॉडी में वैसे ही कम हो जाएगा।
फिर दूसरा और भी हम मैनेजमेंट कर सकते हैं इसको। तो ये हमारा दो इसमें मेनली है, ठीक है। पहला क्या है, आपको 0.3% का सोडियम क्लोराइड दे सकते हो, या आप दूसरा अदर फ्लूइड प्रेफर कर सकते हो। दूसरा आप डाययूरेटिक पेशेंट को लैसिक्स फ्लूसमाइड भी दे सकते हो, ठीक है। ये हो गया इसका हमारा मेडिकल मैनेजमेंट। अभी हम देखते हैं पोटेशियम इम्बैलेंस। अभी हमने क्या देखा, सोडियम इम्बैलेंस, अब हम देख रहे हैं पोटेशियम इम्बैलेंस। पोटेशियम इम्बैलेंस, पोटेशियम इज ए मेजर intracellular cation with 98% of the body potassium being intracellular। पोटेशियम क्या है, एक मेजर कैटायन है जो कि हमारे इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड में होता है, और 90% ऑफ द टोटल बॉडी पोटेशियम बीइंग इंट्रासेल्यूलर। टोटल कितना होता है हमारा, 98% ऑफ द बॉडी पोटेशियम बीइंग कहां पर होता है, हमारे इंट्रा सेल्यूलर में। कितना, 98%। पोटेशियम इज क्रिटिकल फॉर द मैनी सेल्यूलर एंड मेटाबॉलिक फंक्शन। पोटेशियम क्रिटिकल होता है हमारा मैनी सेल्यूलर, बहुत सारे सेल्यूलर एक्टिविटी के लिए, और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए। द किडनी आर द प्राइमरी रूट ऑफ पोटेशियम लॉस। 90% ऑफ द डेली पोटेशियम इंटेक इज एलिमिनेटेड बाय द किडनी। अप्रोक्स 90% क्या करती है हमारी किडनी, इसको एलिमिनेट कर देती है, इसको एक्सक्रेट आउट कर देती है, बाहर पोटेशियम को निकाल देती है, ठीक है। अब इसमें हाइपर कैलोमिया मतलब एक्सेसिव हमारा बॉडी में किसका हो जाना, पोटेशियम का हो जाना, उस कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं, हाइपर कैलेमिया। हाइपर कैलेमिया एक्सेस ऑफ पोटेशियम। एक्सेस ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम की मात्रा ज्यादा बढ़ जाना, उस कंडीशन को क्या नाम दिया हमने, हाइपर कैलेमिया। क्यों हो रहा है ये, इट मे बी कॉज बाय मैसिव इनटेक ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम का हम क्या कर रहे हैं, ज्यादा मात्रा में इनटेक कर रहे हैं। पोटेशियम पोटेशियम इनटेक एक्सेसिव। ज्यादा मात्रा में पोटेशियम लेना, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा भाई, स्वाभाविक सी बात है, ज्यादा मात्रा में पोटेशियम लेंगे या जिस डाइट में पोटेशियम ज्यादा होगा, जिस वेजिटेबल फ्रूट में, तो आपकी बॉडी में पोटेशियम की जो मात्रा है, जो पोटेशियम का लेवल है, वो स्वाभाविक इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट आता है कॉजेस इसके क्या क्या हो सकते हैं। एक्सेसिव पोटेशियम इनटेक, क्या क्या कारण हो सकता है हमारा, अभी हो गया हमारा एक्सेसिव पोटेशियम इनटेक, एक्सेसिव और रैपिड पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पोटेशियम कंटेनिंग ड्रग। ऐसी ड्रग जिनमें पोटेशियम ज्यादा हो, या ऐसा फल फ्रूट आप वेजिटेबल फूड ले रहे हो जिनमें पोटेशियम ज्यादा हो, तो उस कंडीशन में भी आपकी बॉडी में पोटेशियम ज्यादा हो जाएगा। शिफ्ट ऑफ पोटेशियम आउट ऑफ द सेल। इसके अलावा क्या हो सकता है, आपका जो पोटेशियम है वो आपके सेल्स के बाहर शिफ्ट हो गया हो, ठीक है, इंट्रासेल्यूलर से एक्स्ट्रा सेल्यूलर आपके ब्लड वेसल्स में या इंटरस्टिशियल स्पेस में आपका शिफ्ट हो गया हो, तो उस कंडीशन में भी आपकी बॉडी में क्या होगा, पोटेशियम का लेवल कम ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। एसिडिक, फिर दूसरा आता है हमारा एसिडोसिस हो गया, क्रश इंजरी हो गया, टिश्यू कैटाबॉलिज्म, फीवर हो गया। शिफ्ट ऑफ पोटेशियम आउट ऑफ सेल में से क्या क्या आएगा, एसिडोसिस, क्रश इंजरी, टिश्यू कैटाबॉलिज्म और फीवर। किस किस कंडीशन में हो सकता है आपको, सीवियर आपको एसिडोसिस हो, क्रश इंजरी हुई हो आपको, टिश्यू और कैटाबॉलिज्म फीवर वगैरह हो, इस कंडीशन में आप देखेंगे कि पोटेशियम आपकी बॉडी में एक्सेसिव हो जाएगा, उसका अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा। फिर आता है हमारा फेल्यूर ऑफ द एलिमिनेशन पोटेशियम।
तो ये किस कंडीशन में होगा, हमको कोई भी हमारे रीनल डिसीज है, तो रीनल डिसीज है तो वो क्या कर रही है, रीनल डिसीज की वजह से पोटेशियम का जो एक्सीडेंट आउट होना था, एलिमिनेट होना था, तो वो पूरी मात्रा में नहीं हो पा रहा, उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो परटेन रह रहा है, रिटेन रह रहा है हमारी ब्लड स्ट्रीम में और हमारी किडनी में। किडनी रीएब्जॉर्ब करके ट्यूबुलर रीएब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड स्ट्रीम में वो वापस से भेज दे रही है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी बॉडी में वापस से हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में पोटेशियम आ जा रहे हैं, राइट। तो इन कंडीशन में हमारे अंदर हो सकता है रीनल डिसीज हो गया, एड्रीनल इनसफिशियंसी हो गया, कि भाई एड्रीनल ग्लैंड है वो अपना हार्मोन जो है प्रॉपर सीक्रेट नहीं कर पा रही हो, है ना, जैसे कि हमारा वेसोप्रेसिस हो गया, एंडोस्टेरोन हार्मोन हो गया, तो उनको प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएगी, तो वो हार्मोन भी एक्सेसिव रिलीज होगा, कोई भी डिसबैलेंस हो जाएगा तो फिर एसी इनहिबिटर हो गया, ऐसे करके हम इनको इसमें हमको देखने को मिलेगा कि पोटेशियम एक्सेसिव हो गया। अब इसका, अब भाई हो तो गया है ज्यादा, अब इसको ट्रीट करना भी जरूरी है, तो उसके लिए हम देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट, कि हम इसको कैसे किस क्या क्या मेडिसिन दे करके कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं, हाउ टू मैनेज इट। चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं। शॉर्ट में लिख देता हूँ एमएम मेडिकल मैनेजमेंट। इमीडिएट ईसीजी शुड बी ऑब्टेन। अब इमीडिएट ईसीजी क्यों करना है, तुरंत हमको ईसीजी करना है, क्यों, क्योंकि हमारी टी वेव में और हमारी जो कार्डियक रिदम है आपको उसमें ईसीजी में चेंजेस देखने को मिलेगा। मेनली किसमें मिलेगा आपको, टी वेव में। यदि आपका प्रोलॉन्ग टी वेव हो जाएगी, आप देखोगे कि आपका जो हम ईसीजी में देखते हैं पी क्यू आर एस, ऐसी टी वेव जो हमारी होती है, तो टी वेव आपकी यहाँ इतना बॉक्स में बनना चाहिए, चार में नहीं बन के 6 तक पहुंच जाएगी, तो जो आपका टी वेव क्या हो जाएगी, प्रोलॉन्ग हो जाएगी, वो आपको देखने को मिलेगा किस कंडीशन में, हाइपर कैलेमिया, जब आपकी बॉडी में पोटेशियम की मात्रा इंक्रीज हो जाएगी। तो हमको इमीडिएट उसके लिए ईसीजी करना पड़ेगा। ईसीजी करेंगे तो हम फाइंड आउट कर पाएंगे कि भाई ये कार्डियक तक हमारे पहुंच गया और इसकी वजह से हमारे कार्डियक की रिदम में भी अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, समझ आए इतना, आगे बढ़ते। फिर हमारा सीरम नेक्स्ट मैनेजमेंट में देखेंगे हम, सीरम पोटेशियम लेवल फ्रॉम वेन विदाउट आईवी फ्लूइड इन्फ्यूजन। सीरम पोटेशियम लेवल को हम सीरम पोटेशियम लेवल हम उनको कम देंगे, हम उसको पोटेशियम का बहुत ही कम मात्रा में उसको आईवी इंजेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे हम। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन ऑफ द डाइटरी पोटेशियम, डाइट में जिस भी वेजिटेबल में, जिस भी हमारे फल फ्रूट में पोटेशियम प्रचुर मात्रा में है, हम उस चीज को अवॉइड करेंगे, उसको खाना हम अवॉइड करेंगे, रेस्ट्रिक्ट करेंगे। फिर आता है हमारा पोटेशियम कंटेनिंग डायूरेटिक, जो भी डायूरेटिक है जिनमें पोटेशियम का लेवल है हम उनको नहीं देंगे। फिर आईवी यदि बहुत ज्यादा मात्रा में हमारा सीरम पोटेशियम बढ़ जाता है तो हम उसमें क्या करेंगे, आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। सीरम पोटेशियम लेवल आर डेंजरसली एलिवेटेड, यदि सीरम पोटेशियम लेवल बहुत ज्यादा मात्रा में इंक्रीज हो जाता है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच जाता है, तो हम उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए क्या करते हैं, कैल्शियम ग्लूकोनेट का इंजेक्शन हम एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं पेशेंट को। ठीक है, इतना आपको समझ आया होगा। फिर नेक्स्ट हमारा टर्मिनोलॉजी है हाइपोकैलेमिया। क्या है हाइपोकैलेमिया, अभी हमने देखा था हाइपरकैलेमिया। अब हम देखेंगे हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया कैन रिजल्ट फ्रॉम द एबनॉर्मल लॉसेस ऑफ पोटेशियम फ्रॉम ए शिफ्ट ऑफ पोटेशियम फ्रॉम इंट्रासेल्युलर फ्लूइड टू extracellular fluid to intracellular fluid or rarely from deficient dietary potassium intake। किस कंडीशन में हमको देखने को मिलेगा कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड स्ट्रीम में हमारा जो है पोटेशियम कम हो गया है, किस किस कंडीशन में,
हाइपोकैलेमिया कैन रिजल्ट एबनॉर्मल लॉसेस ऑफ पोटेशियम, एबनॉर्मली हमारी बॉडी से पोटेशियम का लॉस हो गया हो, जैसे भाई डायरिया हो गया, लूज मोशन हो गया, एक्सेसिव वोमिटिंग हो गई, ब्लीडिंग हो गई, इस कंडीशन में क्या हो गया, हमारा पोटेशियम बॉडी से लॉस हो गया, ठीक है, हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से लॉस हो गया। या फिर दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, एबनॉर्मल लॉसेस ऑफ पोटेशियम फ्रॉम शिफ्ट टू पोटेशियम एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड में वो शिफ्ट हो गया हो, तो उस कंडीशन में भी हो सकता है। या फिर डाइटरी मैनेजमेंट में हमने कम सोडियम इंटेक किया हो, ठीक है, सॉरी पोटेशियम इंटेक किया हो। अब इसका कारण देख लेते हैं हम, कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं। पोटेशियम लॉस, फर्स्ट क्या, पोटेशियम लॉस, दूसरा है शिफ्ट ऑफ पोटेशियम इनटू सेल, शिफ्ट ऑफ पोटेशियम इनटू सेल, कहां, इंट्रावेस्कुलर से इंट्रासेल्यूलर शिफ्ट हो गया हो। लैक ऑफ पोटेशियम इनटेक, थर्ड आ सकता है हमारा लैक ऑफ पोटेशियम इनटेक, लैक ऑफ पोटेशियम इनटेक, या आप पोटेशियम का कम ही मात्रा में इनटेक कर रहे हो, कम मात्रा में आप पोटेशियम को ले रहे हो, ठीक है। अब इसका मैनेजमेंट देखेंगे कि क्या इसका मेडिकल मैनेजमेंट हम कर सकते हैं। शॉर्ट में लिखता हूं MM मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट है, इट इज द ट्रीटेड विद ओरल और IV रिप्लेसमेंट। कैसे कर सकते हैं हम पोटेशियम को, या तो हम ओरली दे सकते हैं पेशेंट को, जैसे कि हमारा केसोल का हम सिरप पेशेंट को दे सकते हैं, BD या TDS दिन में 10 ml 2 बार, ठीक है, 24 आवर में आप उसको दिन में एक दिन में 12 घंटे में आप उसको 2 बार दे सकते हो, ठीक है। तो आप उसको 10 ml ओरली भी दे सकते हो, साथ ही साथ आप पोटेशियम का हमारा केसोल का इंजेक्शन आता है, वो भी आप उसको IV इंसर्ट कर सकते हो, IV आप पोटेशियम क्लोराइड का इंजेक्शन पेशेंट को केसोल का इंजेक्शन दे सकते हो। तो ऐसे आप इसको रिप्लेस कर सकते हो, ऐसे आप उसको मैनेजमेंट कर सकते हो। एडमिनिस्टर 40 to 80 मिली इक्विलिटर डे पर डे ऑफ पोटेशियम, आप कितना दे सकते हो, 40 to 80 ही आपको देना है एक दिन में, इससे ज्यादा आपको पेशेंट की बॉडी में IV या आपको उसको ओरली नहीं देना है। IV और ओरली दोनों इंक्लूड करके कितना होना चाहिए हमारा, 40 to 80, राइट, कितना होना चाहिए, एक बार और बताता हूँ, 40 to 80। इससे भी आप यदि ज्यादा देते हो तब भी वो आप बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, डेंजरस होता है, तो आप इससे ज्यादा भी पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हो एक दिन में, ठीक है। हाँ, इसके बाद आता है हमारा व्हेन ओरल रूट इज नॉट फेसिबल, मतलब आपको जो ओरल रूट है वो आपका फेसिबल नहीं है, मतलब आपके लिए ठीक नहीं है। हो सकता है कोई उसका ओरल सर्जरी हुआ हो, पेशेंट आपका NBM हो, है ना, GI ट्रैक का कोई सर्जरी हुआ, तो आप ओरल उसे सिरप नहीं दे सकते हो, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, आप उसको IV भी एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हो। फॉर पेशेंट एट रिस्क ऑफ हाइपोकैलेमिया डाइट कंटेनिंग पोटेशियम शुड बी प्रोवाइडेड, जिस पेशेंट को भाई डाइट में जिस भी हमारे वेजिटेबल में फ्रूट में पोटेशियम का लेवल ज्यादा, वैसे डाइट आप पेशेंट को बोलोगे कि आपको ये डाइट लेना है, इस चीज से आपको खाना है, ठीक है। फिर आता है हमारा कैल्शियम इम्बैलेंस। कैल्शियम इम्बैलेंस क्या होता है, कैल्शियम का बॉडी में हमारे ब्लड स्ट्रीम में कम हो जाना। तो मोर देन 99% ऑफ द बॉडीज कैल्शियम इज लोकेटेड इन द स्केलेटल सिस्टम। अभी हमने देखा था वो इंट्रासेल्यूलर में था और एक्सट्रा सेल्यूलर ब्लड वेसल्स में लोकेटेड था, पर जो हमारा कैल्शियम है वो मोर देन कहां पर होता है, हमारा स्केलेटल सिस्टम, यानी कि हमारी बोनी स्ट्रक्चर पर, जो हमारी बोन्स है उनमें हमारा कैल्शियम सिचुएटेड होता है, वहां पर प्रेजेंट होता है ना। तो इट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ द बोन टीथ, अबाउट 1% ऑफ द स्केलेटल कैल्शियम इज एक्सचेंज विद ब्लड कैल्शियम। क्या होता है, जैसे कि हमारा बोन्स हो गए, हमारे टीथ हो गए और स्केलेटल हो गए, इसमें हमारा किसका मेजर कंपोनेंट, बोन का, टीथ का हमारे मेजर कंपोनेंट है। अबाउट 1% ऑफ द स्केलेटल कैल्शियम इज एक्सचेंज विद द ब्लड कैल्शियम।
आपका कितना एक्सचेंज कितना होता है स्केलेटल से आपका ब्लड स्ट्रीम में, अबाउट सिर्फ और सिर्फ 1% कैल्शियम, बाकी का आपका जो 99% वो आपके स्केलेटल सिस्टम में ही आपको फाइंड होता है, वहीं पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर ले लेते हैं, कैल्शियम प्ले मेजर रोल इन ट्रांसमिटिंग नर्व इम्पल्स एंड हेल्प टू रेगुलेट मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इंक्लूडिंग कार्डियक मसल्स। क्या कर रहा है, कैल्शियम प्ले मेजर रोल, इसका एक मेजर रोल प्ले कर रहा है किसमें, ट्रांसमिटिंग नर्व इम्पल्स, जो आपके नर्व इम्पल्स होते हैं ब्रेन को आपके मैसेज जाते हैं न्यूरॉन के थ्रू, जो भी आप मोटर और सेंसरी एक्टिविटी करते हो, तो उसमें ये मेजर रोल प्ले कर रहा है। एंड हेल्प टू रेगुलेट मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, सिकुड़ना और रिलैक्स होना, उसमें भी ये मेजर रोल प्ले करता है, इंक्लूडिंग कार्डियक मसल, साथ ही साथ कार्डियक मसल्स में भी और पेरिफेरी मसल्स में भी। राइट, इतना समझ आया। फिर नेक्स्ट आता है हमारा हाइपोकैल्सीमिया, बोरिंग तो नहीं हो रहा। फिर नेक्स्ट आता है हमारा हाइपोकैल्सीमिया, अभी हमने देखा था हाइपर कैल्सीमिया, अब हम देखते हैं हाइपोकैल्सीमिया। सॉरी, हाइपोकैल्सीमिया, अभी हमने इसका जनरल इंट्रोडक्शन समझा था, अब हम देखते हैं हाइपोकैल्सीमिया। सॉरी, आएगा हाइपोकैल्सीमिया, एनी कंडीशन दैट कॉज a decrease in the production of PTH may result in the development of the hypocalcemia. Just a minute. ओके, चलिए टॉपिक पे वापस से आते हैं। हाँ, कहा थे हम, एनी कंडीशन दैट कॉज ए डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ द पीटीएच में रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ द हाइपोकैल्सीमिया। कोई भी कंडीशन हो रही है आपकी जिसमें आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ द पैराथायरॉइड, जो आपका हार्मोन है उसका प्रोडक्शन में क्या हो रहा है, कमी आ रही, प्रोडक्शन आपका डिक्रीज हो रहा है, ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है, मे रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ हाइपोकैल्सीमिया। उस कंडीशन में भी आपको हाइपोकैल्सीमिया होने के चांसेस ज्यादा हो जाते, मोर प्रोन हो जाता है। किस कंडीशन में, जब आपका पैराथायरॉइड हार्मोन है उसका प्रोडक्शन कम हो गया, उसका प्रोडक्शन डिक्रीज हो गया। हमने पहले ही समझा था कि पैराथायरॉइड जो हार्मोन होता है उसका फंक्शन होता है कि इलेक्ट्रोलाइट वगैरह को बैलेंस बैलेंस उसके मेंटेनेंस वगैरह को देखने का, तो अब उसका ही फंक्शन कम हो जाएगा, तो स्वाभाविक सी बात है भैया यहाँ पर हमारा हाइपोकैल्सीमिया का भी लो रेट हो जाएगा, डिसबैलेंस इम्बैलेंस उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो फिर हम इसका कॉजेस देख लेते हैं किस कारण से हो रहा है, अभी हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन समझा था। कॉजेस में क्या क्या, हमारा मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन, फिर दूसरा क्रॉनिक रीनल फेल्यूर, एलिवेटेड फॉस्फोरस,
क्रॉनिक एल्कोहलिज्म, एल्कोहलिज्म, क्रॉनिक एल्कोहलिज्म और एल्किलोसिस। एल्किलोसिस किस में हो रहा है भाई? मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आपको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया उस कंडीशन में भी क्रॉनिक रीनल फेल्योर, पहले से आपका पेशेंट क्रॉनिक रीनल फेल्योर का हो, जिसकी रीनल काम नहीं कर रहा हो, किडनी वर्क नहीं कर रही, एलिवेटेड फास्फोरस, उसका फास्फोरस का लेवल है वो बढ़ा हुआ हो, फास्फोरस का लेवल इंक्रीज हुआ हो। क्रॉनिक एल्कोहलिज्म, पहले से अल्कोहल इंटेक कर रहा हो, काफी टाइम से अल्कोहल ले रहा हो, उस कंडीशन में भी आपको हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलता है। और एल्कोलोसिस, एल्कोलोसिस एसिडोसिस अभी कुछ समय पहले ही बताया था कि उसका कंडीशन क्या हमारा एल्किलोसिस है, एल्कलाइन नेचर का हो गया है। तो इस कंडीशन में आपको ये चीजें देखने को मिलेगी, जिसका पीएच 7.5 से ज्यादा है, उसको क्या बोल रहे हैं? एल्किलोसिस। ओके, अब इसका मेडिकल मैनेजमेंट कैसे करेंगे हम, उसको क्या क्या ट्रीटमेंट देंगे वो समझ लेते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट, IV एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कैल्शियम लाइक कैल्शियम ग्लूकोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, आप IV एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हो पेशेंट को किस किस का? कैल्शियम ग्लूकोनेट का, कैल्शियम ग्लूकोनेट का, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड का कर सकते हो, साथ ही साथ कैल्शियम ग्लूसीपेट का, इसका कैल्शियम ग्लूकोनेट का, कैल्शियम क्लोराइड का, कैल्शियम ग्लूसीपेट, ये इन सब चीजों का आप क्या कर सकते हो इसमें एक्सेसिव IV आप इनको इनटेक दे सकते हो, ताकि उसका कैल्शियम लेवल है वो नॉर्मल रेंज पर आ जाए, ऑप्टिमल लेवल पर, नॉर्मल लेवल पर आ जाए। इसके अलावा क्या कर सकते हो आप? विटामिन डी थेरेपी इनिशिएटेड टू द इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन ऑफ GI ट्रैक्ट, जो विटामिन डी थेरेपी होती है, थेरेपी आती है, वो भी आप प्रोवाइड कर सकते हो, जिससे क्या होगा? कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन आपकी GI ट्रैक्ट में इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये थोड़ा नेक्स्ट लेवल प्रोसीजर होता है। फिर हमारा आता है इंक्रीजिंग इन द डाइटरी इनटेक ऑफ कैल्शियम एटलीस्ट 8000 से 1500 mg पर डे। क्या कर सकते हो आप? डाइटरी मैनेजमेंट कर सकते हो, डाइटरी में जिस भी फल फ्रूट में, वेजिटेबल में कैल्शियम ज्यादा है उसको आप प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे कि कितना कर सकते हो? 1000 से 1500 पर डे, रेंज इन्होंने दिया हुआ है कि भाई आप 1000 से 1500 पर डे mg पर डे आप दे सकते हो, राइट। इसके बाद आता है हमारा हाइपर कैल्शियमिया, इतना और हम कवर कर लेते हैं, इसके बाद फिर इसको दूसरे पार्ट में आगे की चीजें कवर करेंगे। हाइपर कैल्शियमिया, अभी हमने हाइपो देखा, तब हम देख रहे हैं हाइपर। हाइपर कैल्शियमिया में क्या होगा? हाइपर कैल्शियमिया एक्सेस ऑफ द कैल्शियम इन द प्लाज्मा इज इट इज डेंजरस इम्बैलेंस व्हेन सीवियर, आपकी जो ब्लड स्ट्रीम है आपका, उसमें क्या हो रहा है? ब्लड प्लाज्मा में आपका कैल्शियम का लेवल ज्यादा हो जा रहा है, उस कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं? हाइपर कैल्शियमिया इज डेंजरस इम्बैलेंस व्हेन सीवियर, यदि इसका इम्बैलेंस ज्यादा ही मात्रा में हो जाता है, ज्यादा ही आपका इंक्रीज हो जाता है, तो ये हमारी बॉडी के लिए भी हार्मफुल, बहुत ज्यादा डेंजरस साबित हो सकता है। फिर आता है हमारा हाइपर कैल्शियमिया क्राइसिस हैज ए मोर्टेलिटी रेट एज हाई एज 50% if not treated properly। फिफ्टी परसेंट इसका मॉर्टेलिटी रेट दिखा रहे हैं, यदि आप इसको प्रॉपर तरीके से कैल्शियम को ट्रीटमेंट नहीं करोगे तो क्या आपका 50% मॉर्टेलिटी रेट, मतलब आपका मृत्यु दर इसमें हमारा इंक्रीज हो सकता है, इतने पेशेंट इसकी वजह से डेड हो सकते हैं, कितना? 50%। ठीक है, अब कॉजेस देख लेते हैं इसका क्या क्या कॉजेस हो सकता है फिर ये
इस कारण से हो रहा है। तो कॉजेस में आता है हमारा मल्टीपल माइलोमा। मल्टीपल माइलोमा और दूसरा क्या हमारा प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन। प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन मल्टीपल माइलोमा में क्या होता है, हमारा जो कैंसर सेल होती है वो हमारी डेवलप हो जाती है, सॉरी जो हमारी प्लाज्मा सेल होती है उसमें कैंसर हो जाना, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल माइलोमा। ठीक है, कार्सिनोजन हो गया, माइलोमा हो गया, ऐसे वर्ड आते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, कैंसर हो जाना। ठीक है, तो ये कहाँ पर हो रहा है, हमारे ये कैंसर ऑफ प्लाज्मा सेल, जो हमारी प्लाज्मा सेल है उसमें कैंसर हो जाना, उस कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं, माइलोमा। फिर दूसरा हमारा आ रहा है प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन। फिर नेक्स्ट हमारा विटामिन डी ओवरडोज। विटामिन डी का यदि आप ओवरडोज दे रहे हो उसकी वजह से भी आपकी बॉडी में कैल्शियम एक्सीड हो सकता है, कैल्शियम आपका बढ़ सकता है। फिर आता है आपका थाइरोइड डाययूरेटिक स्लाइड एलिवेटेड। जो आप डाययूरेटिक है वो एक्सेसिव अमाउंट में दे रहे हो, डाययूरेटिक प्रोवाइड कर रहे हो, थाइरोइड डाययूरेटिक, तो उसमें भी आपका इंक्रीज हो सकता है। ये इसके हमारे कॉजेस हो गए। अभी हम इसका देख लेते हैं मैनेजमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन आईवी फ्लूइड टू डाइल्यूट सीरम कैल्शियम एंड प्रमोट इट एक्सक्रीशन बाय द किडनी। आप क्या कर सकते हो, डाययूरेटिक दे सकते हो जिसकी वजह से किडनी से एक्सीडेट आउट ज्यादा हो जाए। IV एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 0.9% सोडियम क्लोराइड सोडियम टेम्परेरी डाइल्यूट द सीरम लेवल कैल्शियम लेवल। आप उसको सोडियम क्लोराइड ज्यादा दे सकते हो, जो क्या करता है उसके अगेंस्ट काम करेगा, उसको डाइल्यूट करने का काम करेगा, कैल्शियम को डाइल्यूट करेगा। जैसे हमने बताया फ्लूइड भी ऐसे दे सकते हो जो कि हमारे कैल्शियम लेवल को डाइल्यूट करें, सीरम कैल्शियम को, राइट। फिर हमारा हो गया एडमिनिस्ट्रेटिंग फ्लूसेमाइड इंक्रीज कैल्शियम एक्सक्रीशन। फ्लूसेमाइड आप लेसिक्स इंजेक्शन दे सकते हो जिसकी वजह से किडनी से आपका एक्सक्रीट आउट ज्यादा हो जाए कैल्शियम का। फिर आता है हमारा कैल्सीटोनिन एडमिनिस्ट्रेशन टू लोअर द सीरम कैल्शियम लेवल। एक कैल्सीटोनिन का इंजेक्शन आता है, वो भी आप दे सकते हो जिससे कि आपका सीरम कैल्शियम लेवल को कम किया जा सकता है। ठीक है, आई होप आपका आज का लेक्चर आप सभी को समझ आया होगा। बाकी का हम नेक्स्ट में इसको कवर करने वाले हैं, कुछ हमारी और रह गया इसके बारे में, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, इसका हम पार्ट 2 रिलीज करेंगे। थैंक यू।